सरकोलुंगो के राजा की बेटी बेलोपीस के राजा को गद्दी से उतार देती है तो वो उससे बदला लेने का इरादा करता है। वो उसे बहुत बुरी हालत में ले आता है पर बाद में उससे शादी कर लेता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सियोमेटेला जादूगर को बहुत जल्दी से ले आई, जिससे जलते हुए कहानी सुनने वालों पर पानी पड़ गया जिनकी लिविला पर दया करने के लिए सॉस तक रुक गई थी। जब वो बच्ची खुश हुई तो कहानी सुनने वाले भी खुश हो गए। 120 अब हर एक सुनने वाला सावधान हो गया था कि अब जाकोवा इस मुकाबले में उतरेगी। उसने भी अपनी कहानी को जिंदादिल रखने के लिए अपनी कहानी शुरू की। जो रस्सी को बहुत ज्यादा कसकर खींचता है उसकी वो रस्सी टूट जाती है। जो अपना दुर्भाग्य ढूंढता है उसको बदकिस्मती और मुसीबतें और ज्यादा मिलती हैं। जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहता है वो अगर नीचे गिर जाता है तो उसी का नुकसान होता। ऐसा ही कुछ आप लोग इस कहानी में सुनेंगे जो मैं आपको अभी सुनाने जा रही हूँ कि एक लड़की के साथ क्या हुआ जिसने ताज और राजदंड का अपमान किया और वह घुड़साल तक आ गई। पर जो भगवान सिर तोड़ता है वो उसके लिए मरहम भी देता है, वही जो सजा देता है वो प्यार भी देता है और अगर मारता है तो मिठाई भी देता है। ये बहुत पुरानी बात है कि सुरकोलुंगो के राजा की एक बेटी थी जिसका नाम था सिंटिला। 130 वह चौद की तरह सुंदर थी पर उसके पास एक बूंद भी ऐसी सुंदरता नहीं थी जिस पर उसे घमंड न हो। उसे घमंड इतना ज्यादा था कि वो किसी दूसरे को तो कुछ समझती ही नहीं थी। इसीलिए उसके पिता को उसके लिए ठीक दुल्हा मिलना मुश्किल हो रहा था। चाहे वह कितना भी अच्छा, कितना भी बहादुर क्यों न होता पर वो उसे खुश नहीं कर पाता। बहुत सारे राजकुमार जो उसका हाथ मांगने आए थे उनमें से एक बेलोपेस का राजा भी था। उसने कोई चीज करने से ऐसी नहीं छोड़ी जिसे वह सिंटिला को खुश कर सकता हो, बल्कि वह जितना उसको खुश करना चाहता वह उससे उतनी ही नफरत करती जाती। जितना सस्ता वह उसे प्यार देता उतने ही बुरे ढंग से वह उसकी इच्छाओं के साथ खेलती। जितनी ज्यादा वह उसकी प्रशंसा करता उसका दिल उसे उतना ही ज्यादा मांगता। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन राजा उससे यह न कहता हो, ओ बेरहम, आशाओं के जितने तरबूज मैंने तुझे दिए जो सब सब्जियों में बदल गए, पर ये तो बता कि मुझे लाल तरबूज कब मिलेगा। ओ जंगली और बेरहम स्त्री, तेरे बेरहमी के ये तूफान कब थमेंगे। कब मैं अनुकूल हवा पाकर अपने जहाज को तेरे सुंदर बंदरगाह पर लगा पाऊंगा। इतना सारी विनती करने के बाद मैं कब तेरे किले पर अपने प्यार का झंडा लगा पाऊंगा। पर ये सब शब्द तो हवा में उड़ जाते थे। उसकी आंखें इतनी तेज थीं कि वो पत्थर को भी भेद सकती थीं, पर उसकी आहें सुनने के लिए उसके पास कान नहीं थे जो उसके प्यार में घायल और मारा हुआ था। बल्कि वह तो उसे गुस्से से देखती थी जैसे उसने कोई बुरा काम कर दिया हो या फिर उसको बागीचे से अंगूर तोड़ लिए हों। आखिर जब राजा ने देखा कि सिंटिला तो बिल्कुल ही पत्थर दिल है, उसमें मिठास तो बिल्कुल ही नहीं है, वो उसकी जरा भी परवाह नहीं करती, तो वह अपने लोगों और अपना सामान लेकर यह कहकर वहां से अपने राज्य चला गया कि मैं इस प्रेम के खेल से हमेशा के लिए दूर हटता हूँ। पर उसने कसम खाई कि वह इस लड़की से अपने अपमान का बदला जरूर लेगा जिसका दिल एक लड़की का दिल नहीं था बल्कि एक सैरासन मूर का दिल था। वो उसे उसके साथ बुरा व्यवहार करने और उसकी हंसी उड़ाने के लिए पछताने पर मजबूर कर देगा। राजा उस देश से चला गया। वहां से जाने के बाद उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और अपना चेहरा और हाथ किसी गहरे रंग से रंग लिए और कुछ महीने बाद एक किसान के रूप में वहां आया और राजा के महल में माली के रूप में काम करने लगा। वो अपने नए काम को बड़ी वफादारी से करता कि एक दिन उसने सिंटिला की खिड़की के नीचे एक ट्रे रखी जिसमें एक शाही पोशाक रखी हुई थी जो सोने के तारों से चुनी हुई थी और हीरे जड़ी थी। राजकुमारी की दासियों ने उस पोशाक को देखा तो वे जल्दी से दौड़कर राजकुमारी के पास पहुंची और जाकर उसे बताया कि उन्होंने क्या देखा था। तो उसने माली के पास खबर भेजी कि क्या वह उस पोशाक को बेचने के लिए तैयार है। तो उसने जवाब दिया कि वो कोई सौदागर नहीं था और न ही पुराने कपड़े बेचता था, पर वो उसे बिना किसी कीमत के दे देगा अगर राजकुमारी उसे अपने कमरे के बाहर एक रात सोने दे। राजकुमारी की दासियों ने आकर यह बात राजकुमारी से कही और कहा कि उसे केवल इस बात पर इस पोशाक को नहीं छोड़ना चाहिए। वे माली को संतुष्ट कर देंगी। वे इस सुंदर पोशाक को लेकर ही रहेंगी जो एक रानी के पहनने के लायक है।
सिंटिनेला अब उस आदमी की पकड़ में आ ही गई थी जो उससे ज्यादा अक्लमंद था। उसने वह पोशाक ले ली और माली को उसकी इच्छा पूरी करने की इजाज़त दे दी। अगली सुबह उसने फिर से वैसे ही एक नई पोशाक राजकुमारी की खिड़की के नीचे रख दी। जैसे ही राजकुमारी ने उसे देखा तो फिर अपनी दासियों को उसके पास भेजा कि क्या वह उसे बेचने के लिए तैयार है। वो उसे उसकी मुहमांगी कीमत देगी। माली ने कहा कि वो उसे बेचेगा तो नहीं, पर वो उसको ऐसे ही बिना किसी कीमत के दे देगा अगर वो उसे उसके अपने कमरे के बराबर वाले कमरे में एक रात सोने देगी। सिंटिनेला ने वह पोशाक खरीदने के लिए उसे अपने कमरे के बराबर वाले कमरे में सोने की इजाज़त दे दी। तीसरी सुबह सूरज निकलने से पहले ही राजा ने एक बहुत ही कीमती वेस्ट कोट राजकुमारी की खिड़की को नीचे रख दिया, जो वैसे ही कपड़े का बना हुआ था जैसे कपड़े की उसकी पिछली दोनों पोशाकें बनी हुई थीं। उसको देखते ही सिंटिला को लगा कि यह वेस्ट कोट तो मेरे पास होना ही चाहिए। अगर यह मेरे पास नहीं है तो मैं संतुष्ट नहीं रह सकती। उसने फिर माली को बुलवाया और उससे कहा कि यह बहुत जरूरी है कि तुम वह वेस्ट कोट मुझे बेच दो जिसे मैंने बागीचे में देखा था, और उसके लिए तुम मेरा दिल ले लो। माली ने फिर वही जवाब दिया कि मैं इसे बेचूंगा नहीं, मैं इसे और इसके साथ एक हीरों का हार आपको मुफ्त भेज दे सकता हूँ अगर आप मुझे एक रात अपने कमरे में सोने दें। चिंटिला बोली, तुम तो बहुत ही शरारती आदमी हो। तुम्हें बाहर वाले कमरे में सोने से संतोष नहीं मिला तो तुम मेरे बराबर वाले कमरे में सोए और अब मेरे अपने कमरे में सोने की मौज कर रहे हो, और इसके बाद तुम मुझसे मेरे बिस्तर में सोने के लिए कहोगे। माली बोला, ओ माय लेडी, मैं अपना वेस्ट कोट रखता हूँ और आप अपना कमरा रखिए। अगर आपकी इच्छा बदले तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। मुझे जमीन पर सोने में कोई परेशानी नहीं है। अगर आपने वह हीरे का हार देखा होता जो मैं आपको दूंगा तो आप मेरे कहे की कीमत समझती। राजकुमारी कुछ तो अपने फायदे के लिए और कुछ अपनी दासियों के कहे में आकर जिन्होंने कुत्ते को ऊपर चढ़ने में मदद की थी उसे अपनी इच्छा पूरी करने की इजाज़त दे दी। जब शाम आई और रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया, माली वेस्ट कोट और हीरों का हार लेकर राजकुमारी के कमरे की तरफ चला और जाकर वे चीजें उसे दे दी। राजकुमारी ने उसे अपने कमरे में बुला लिया और एक कोने में बैठ जाने के लिए कहा और कहा, अगर तुम मुझसे कुछ अच्छा व्यवहार चाहते हो तो बस अब तुम यहाँ बिल्कुल बिना हिले डुले बैठे रहो। और कोयले से फर्श पर एक निशान बनाकर कहा, अगर तुम इस निशान के बाहर आए तो बस तुम फिर देख लेना। फिर उसने अपनी दासियों से अपने बिस्तर के चारों तरफ पर्दे लगाने के लिए कहा और वह सोने चली गई। राजा माली तब तक इंतजार करता रहा जब तक राजकुमारी सोई। उसके सोने के बाद उसने सोचा कि अब प्रेम की दुनिया में काम करने का समय आ गया है। वह अपनी जगह से उठा और जाकर राजकुमारी के पास सो गया। इससे पहले कि राजकुमारी जागती उसने अपने प्रेम का फल तोड़ लिया। जब वह जागी और उसने जाना कि उसके साथ क्या हो गया है तो एक गलती के लिए दो गलतियों करने की बजाय और माली को उसका बागीचा बर्बाद करने की सजा के लिए इस सब को स्वीकार कर लिया। उसे इस गलती में आनंद महसूस हुआ। जहां उसने ताज वाले सिरों को मना कर दिया था वहां एक बालों वाले पैर ने उसे हरा दिया। क्योंकि राजा को भी ऐसा लगा और राजकुमारी को भी ऐसा ही लगा। ये खेल चलता रहा और सिंटिला को बच्चे की आशा हो गई। उसने देखा कि उसका पेट तो रोज व रोज बड़ा और गोल होता जा रहा है। एक दिन माली से उसने कहा कि अगर उसके पिता को पता चल गया तो वह तो बर्बाद हो जाएगी, इसलिए उनको इस खतरे का जल्दी ही कोई उपाय सोचना चाहिए। राजा माली ने कहा कि वह इसके अलावा और कोई उपाय नहीं सोच सकता सिवाय इसके कि वे ये देश छोड़ दें। वो उसे अपनी पुरानी पत्नी के पास ले चलेगा जहां वो उसे रहने की जगह देगी और वहीं उसके बच्चे की भी देखभाल करेगी। सिंटिला ये देखकर कि वह किस बुरी हालत में पहुंच गई है, अपने घमंड के पाप में दबकर रह गई। वह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रही थी। उसने राजा माली की बात मान ली। उसने अपना घर छोड़ा और अपने आप को अपनी किस्मत के सहारे छोड़ दिया। राजा माली बहुत दूर तक ले जाने के बाद उसे अपने घर ले गया। उसने अपनी सारी कहानी अपनी माँ को बताई और उससे कहा कि वह अभी इन सब बातों को छिपा कर रखे क्योंकि सिंटिला के उसके साथ किए गए व्यवहार का बदला वह खुद उसे देना चाहता था। उसने उसे महल में एक घुड़साल में रख दिया जहां उसने उसे बड़ी खराब हालत में रखा।
वहाँ उसको रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। एक दिन राजा ने अपनी दासियों से कहा कि जब वे रोटी के लिए आटा मले तो सिंटिला को अपनी सहायता के लिए बुला लें। और इस बीच उसने सिंटिला से कहा कि वो किसी तरह अपनी और उसकी रोटी का इंतजाम करे। बेचारी सिंटिला जब रोटी का आटा मलवाने के लिए महल में गई तो वहां से वह एक अच्छा बड़ा रोटी का टुकड़ा चुराने में सफल हो गई। उसने उसे अपनी जेब में रखा ही था कि राजा अपने शाही कपड़े पहनकर वहां आ पहुंचा और अपनी दासियों से पूछा कि इस स्त्री को महल के अंदर किसने आने दिया। क्या उनको पता नहीं था कि वह तो एक दुष्ट के समान थी? और अगर मेरा कहना सच है तो तुम इसकी जेब में हाथ डालकर देखो, तुम्हें इसके अपराध का सबूत मिल जाएगा। जैसा राजा ने कहा उन्होंने वैसा ही किया तो उन्हें उसकी जेब में रोटी का एक टुकड़ा मिल गया तो वे उसे शर्मिंदा करने के लिए उस पर चिल्लाईं। इस तरह का हंसी मजाक सारा दिन चलता रहा। जब रात आई तो राजा ने एक बार फिर अपना वेश बदला और उसके पास गया। उसे दुखी देखकर वह बोला कि वह इस सब की चिंता न करे क्योंकि जरूरत ही आदमी का बेरहम गुरु है। जैसा कि किसी टस्कन कवि ने कहा है कि एक भूखे भिखारी को ऐसा कुछ करना पड़ जाता है जो अच्छी हालत में अगर दूसरे लोग करे तो वे अपने आप को ही अपराधी कहेंगे। इसलिए अगर भेड़िए को भूख लगती है तो वह जंगल से बाहर भागता है तो उसे ऐसा कुछ भी करने के लिए माफ कर देना चाहिए जो दूसरे लोग नहीं करते हों। अब वो घर की मालकिन के पास जाए जो कई तरह के कपड़े काट रही थी और वहां जाकर उसकी कपड़ा काटने में सहायता कराए। अब क्योंकि उसके बच्चे के जन्म का समय पास आ रहा था तो वहां से वह अपने होने वाले बच्चे के लिए एक कपड़ा ही ले आए, क्योंकि बच्चे के लिए तो उसे बहुत सारी चीजें चाहिए। सिंटिला अब पति की कही बात का उल्लंघन तो नहीं कर सकती थी, सो वह वहां चली गई और जाकर दासियों की कपड़ा काटने में सहायता करने लगी। उसने उनमें से कुछ नैपकिन्स, कमीजें, टोपियां आदि उठाकर अपनी पोशाक में छिपा लीं। पर राजा एक बार फिर वहां अपने शाही कपड़े पहने आ गया और उसने अपनी दासियों को जैसे पहले रोटी बनवाने पर डांटा था इस बार उससे कपड़ा कटवाने पर भी डांटा। उसने फिर से उसकी तलाशी लेने के लिए कहा तो फिर से उसकी पोशाक में चोरी किए गए कपड़े मिल गए। इस पर उसे फिर से अपमानजनक शब्द सुनने पड़े। वह अपनी घुड़साल में रोती हुई चली आई। तब राजा ने अपना रूप फिर से बदलकर माली का रूप रखा और उसके पीछे पीछे भागा गया तो उसे बहुत ही निराशा की हालत में पाया। उसने कहा कि वह इतनी दुखी न हो, उसे तीसरी बार बच्चे के लिए कुछ लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए अब यह अच्छा मौका है क्योंकि रानी ने अपने बेटे की शादी किसी विदेशी लड़की से कर ली है तो रानी कुछ अच्छे कपड़े मंगवाकर उसे भेजने वाली है, जैसे ब्रोकेड, सोने के तारों से बुने कपड़े। लोगों का कहना है कि दुल्हन बिल्कुल तुम्हारे साइज की है तो उनका विचार है कि वो कपड़े तुम्हारे साइज के काटें। इसलिए अब तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा। तुम अपने हाथ में कुछ चीजें लेकर देखना और कुछ कपड़े के टुकड़े ले आना तो उन्हें हम बेच लेंगे, इससे हमारा काम काफी दिनों तक चलेगा। सिंटिला ने अपने पति का कहा माना और 1 फुट सोने के तारों से बुना हुआ कपड़ा चुरा लिया। वो कपड़ा उसने छिपाया ही था कि राजा फिर वहां आ गया और अपनी दासियों से उसकी तलाशी लेने के लिए कहा। तलाशी लेने पर जब उसके पास ब्रोकेड का कपड़ा निकला तो राजा ने उसे फिर से शर्मनाक हालत में घर से बाहर निकलवा दिया। फिर तुरंत ही उसने माली का रूप रखा और उसे तसल्ली देने गया, क्योंकि अगर एक रूप में वह उसे सजा दे रहा था तो दूसरे रूप में उसको तसल्ली देना भी तो उसी का काम था, ताकि वह बिल्कुल ही निराश न हो जाए। पर सिंटिला ने जो उसके साथ हुआ था उसे देखते हुए सोचा कि यह सब उसके जिद्दीपने और घमंड की सजा उसे भगवान ही दे रहा था। सारे राजाओं और राजकुमारों को अपने पैरों के नीचे का बिछा कपड़ा बताकर उसको भी अब वैसी ही सजा मिल रही थी, क्योंकि उसने अपने पिता का अपमान किया था, उन राजाओं का अपमान किया था। नौकरों के इस व्यवहार से उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसका गुस्सा और दुगख इतना बड़ा कि उसके बच्चा होने का समय आ गया और वह चारपाई पर लेट गई। रानी माँ को इस बात की तुरंत ही खबर दी गई तो उसने मार्चेटा को अपने कमरे में बुला लिया और उसकी इस दयनीय हालत में उसे तसल्ली दी। अब सिंटिला मोती जड़े सोने के पलंग पर लेटी थी। अपनी घुड़साल को उस कमरे में बदला देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने इसकी बहुत तारीफ भी की। उसने देखा कि उसका भूसे का बिस्तर एक शाही बिस्तर में बदल गया था। उस कमरे में सोने के तारों से बुने हुए कपड़े टेंगे हुए थे।
उसे यही नहीं पता था कि उसे क्या हो गया था। उसको अच्छे अच्छे पेय और खाने के लिए ताकत वाली चीजें दी जा रही थीं। भगवान की कृपा से बिना किसी परेशानी के उसने 2 बेटों को जन्म दिया। वैसे बच्चे पहले कभी किसी ने नहीं देखे होंगे। जैसे ही उसके बच्चे हो गए तो राजा वहां आया और बोला, और तुम सब लोगों की अक्ल को क्या हो गया है कि इस नीची जाति की स्त्री को तुम लोगों ने इतना बढ़िया राजसी पलंग दे दिया। अब इसे जल्दी से यहाँ से इसकी जगह भेज दो और इस कमरे में रोजमेरी की खुशबू छिड़को ताकि इस कीड़े की बदबू यहाँ न आ सके। ये सुनकर रानी बोली, अब बस भी करो मेरे बेटे। तुम्हारा गुस्सा और इसे सताना अब काफी हो गया जो तुमने इस बच्ची को दिया। अब तो तुम्हें संतुष्ट हो जाना चाहिए। तुम तो उसे चिथड़ों तक ले आए हो। तुमने उसके बहुत इम्तिहान लिए हैं जो अब तक तुमने उन सब अपमानों के बदले में लिए हैं जो इसने अपने पिता के महल में तुम्हारे किए थे। उसका कर्जा तो इन दोनों प्यारे बच्चों को चुका देना चाहिए जो उसने तुम्हें दिए हैं। कहकर उसने बच्चों को बुलवाया जो दुनिया में बहुत सुंदर थे और उन्हें उसके गले से लगाने के लिए आगे बढ़ा दिया। राजा ने जब उन सुंदर बच्चों को देखा तो उस दिल पिघल गया तो उसने अपनी छाती से लगाया और सिंटिला को चूम लिया। उसने भी उसकी असलियत पहचान ली कि वह कौन था। राजा ने उससे कहा कि यह सब उसने उसके अपमान के बदले में उसे पाठ पढ़ाने के लिए किया। अब से वह उसे अपने ताज में जड़कर रखेगा। रानी ने भी उसको अपनी बेटी की तरह गले से लगाया। सिंटिला भी अपने दोनों बेटों को देखकर बहुत खुश थी। अब वह अपना पुराना गुस्सा भूल गई थी। अब उसने सोच लिया था कि अब से वह अपनी नाव के मस्तूल नीचे करके खेएगी। घमंड की बेटी तो बर्बाद ही होती है। चौथे दिन की कहानियां खत्म हो चुकी थीं। राजकुमार सिंटिला की कहानी सुनकर कुछ दुख भी था।